हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे, है ना? पेपर वगैरह कैसे जा रहे हैं? एक बार बता दीजिए। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। एक्चुअली ना, आज मैंने नया माइक यूज़ कर रहा है, तो इस वाले की क्वालिटी आपको पिछले वाले से अच्छी लगी या नहीं, ये ज़रूर बताना। पिछले वाले से एक एडवांस माइक खरीदा है, तो इस माइक में वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी या नहीं, ये बताना ज़रूर मुझे। हाँ जी, कैसे हैं सभी? हेलो एवरीबॉडी, हेलो, हेलो, हेलो। तो फाइनली केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आ चुका है और जो हमारी मेहनत चल रही थी 2-3 महीने से, फाइनली उसे एक एक आखिरी मुकाम देने का समय भी आ चुका है। दिस इज़ द फाइनल स्टेप। अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना? अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों? सही बात है कि नहीं? चलो जी, सभी लोग जुड़ जाइए। हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री वाइंड अप कर लिया था, श्योर शॉट सीरीज़ में। And in organic chemistry, we have already covered haloalkenes, and today we will cover alcohols, phenols, and ethers. Questions of alcohol, phenols, and ethers we will wind up today. And वही सेम रहेगा। रीजनिंग भी इंक्लूड करी है, थ्योरी क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे गए हैं, केस स्टडी भी इंक्लूड करी गई हैं और बेसिक एमसीक्यूज भी इंक्लूड करे गए हैं। कंप्लीट पैकेज है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यूज कर लीजिए और ये वाली सीरीज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। अच्छा, आशा करता हूँ आप लोगों ने 7 डेज़ स्ट्रैटेजी देख ली होगी। वो वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी हो, तो प्लीज़ देख लेना उसे। ओके। इन दिनों में हमें हमारे पास मोटे-मोटे 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है हमें, किस क्या स्ट्रैटेजी रखनी है हमारे को, उस पर पूरी एक-एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। जिसने नहीं देखी हो, वो देख सकता है। ओके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई होप सब लोगों ने जॉइन कर लिया होगा। ओके। ये है हमारी क्यूआर कोड्स, आप लोगों को तो बात पता ही है। ये है क्यूआर कोड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के, इन्हें आप जॉइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ और सारे अपडेट्स मिल सके इस लेक्चर के और बाकी सारे लेक्चर्स के। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपके पास 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे लेक्चर का और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके। तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को में शेयर कर दो चैनल को अगर आप चाहो, अगर आपकी श्रद्धा हो, तो इफ यू विश यू कैन शेयर इट ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस एज़ वेल। दैट इज़ अप टू यू, बट मैं ये चाहूँगा कि आप खुद तो सब्सक्राइब कर ही लो और लाइक कर दो, बाकी अपनी फैमिली में भी करा लो। दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट। बाकी शेयर करना ना करना आपके ऊपर है। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन क्या लग रहा है, अगेन डिस्क्लेमर में अगेन यही देना चाहूँगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत का फ्लो बहुत ही फास्ट रहता है और मेरा फोकस पढ़ाने पर रहता है, तो मैं कमेंट्स पर इतना फोकस नहीं कर पाऊँगा। अगर किसी का कमेंट मिक्स हो जाता है, तो प्लीज़ वो ऑफेंड ना हो, वो अपने लाइव चैट के बाद कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स या क्वेरी लिख सकता है या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। ठीक है? तो ऑफेंड मत होना, अगर किसी का मिस हो जाए या बार-बार रिपीट मत करना कि आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो। ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज़ ऑक्सिडाइज्ड बाय Na2Cr2O7H2SO4। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जब फिनॉल को ऑक्सीडाइज़ करता है ये, तो काफ़ी लोग इस पे धोखा खा जाएँगे कि जब फिनॉल ये है हमारा फिनॉल, ये वाला रिएजेंट है। ईज़ी क्वेश्चन से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, आधे से ज़्यादा लोग मार्क करेंगे ये, आधे से ज़्यादा लोग। क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि वो कहेंगे कि हमारा जो है 1 डिग्री अल्कोहल
कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड में, सीएचओ में, और क्योंकि ये सेकंड डिग्री है, तो सेकंड डिग्री अल्कोहल होने की वजह से ही कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, जैसा कि हम करते हैं। आधी से ज़्यादा जनता ये सोचेगी, लेकिन ये बिल्कुल ही सही है। बस ये यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल ही गलत हो जाती है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो याद कर लेना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है ये। इस रिएक्शन से यानी फिनॉल की फिनॉल को ऑक्सीडाइज़ करने से हमारा बनता है बेंज़ोक्विनोन। ठीक है? डन? ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है? ओके? नेक्स्ट आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज़ हीटेड विद ब्रोमीन वाटर। तो अगर फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के संग हीट किया जाता है, तो आधी जनता मुझे पता है फिर से क्या सोचेगी, फिनॉल है, OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अगर मैं ब्रोमीन के संग ट्रीट करूँगा, तो आधी जनता सोचेगी कि एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा। यही सोच रही होगी आधी जनता, पर ये गलत है। एक्चुअली ना इसमें ब्रोमीन के संग एक्सेस में रिएक्शन होती है और हमारा बन जाता है ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। ये बन जाता है हमारा, ये होगा आंसर। क्या है ये? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल ये बन जाता है। अगर आपको सिंगल ब्रोमीन का प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्शन अलग तरह से होती है। ये कॉमन तरीका था। सिंगल ब्रोमीन के प्रोडक्ट के लिए ये रिएक्शन नहीं है। आई होप इतनी बार आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। You are given benzene, concentrated H2SO4, NaOH and dilute HCl. Write the preparation of phenol using these reagents. इस तरह के क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान में रखना। ये टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एग्जाम में आपको एज इट इज ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो प्लीज मार्क इट इम्पॉर्टेंट एंड प्लीज गिव मी द आंसर। अब जैसे ही आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होती जाए वैसे थम्स अप दिखा देना, और आप कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए। फिनॉल की प्रिपरेशन करनी, तो देखो, बेंजीन है मेरे पास। कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होगी वो बेंजीन से ही रही होगी, क्योंकि बेंजीन ही इसमें करता-धरता है। कॉन्क H2SO4 NaOH डाइल्यूट HCl अकेले में कुछ नहीं कर पाएँगे। दे आर interdependent, ओके? दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, they can't do anything on their own. So if we react it with conc H2SO4, so basically we are doing sulfonation of benzene. So what we get is benzyl sulfonic acid, SO3H. This we are getting. And if we fuse it with NaOH fuse, this is a standard reaction at 575 Kelvin. We know that it on reacting with NaOH, it will give you phenoxide ion, the form of salt. And when we get this salt and we react it with dilute HCl,
or we can say that if we do the acidic workup of this reaction, then the final product which we get is the phenol. The Na plus gets combined with Cl negative and O negative combines with H plus, and we get the final product as phenol. These are the standard set of reactions for phenol. The tricky part of this question was to convert benzene into benzene sulfonic acid and then performing the reaction of benzene sulfonic acid. If you know this step, then you can easily proceed forward. I hope इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी. It is crystal clear. If you are clear with this, then please give a thumbs up. Else, ask your doubts. Next question. As I already said, I have included the acidic basic strength questions, the reasoning questions, theory questions, as well as the MCQ questions in these slides only. There won't be any specific lecture for the same. I have incorporated all of them in these lectures only. So इस भरोसे में मत रहना कि इसके लिए अलग से लेक्चर आएगा, इसी में सीख लेना. ठीक है. एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का तो मोस्ट प्रॉब्लली मेरा लेक्चर आएगा, बिल्कुल पीपीटी तैयार है, आपको आज कल में ही देखने को मिल जाए. लेकिन ये सीरीज ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस पर लेक्चर लेना ज़रूरी समझा स्टार्टिंग प्रायोरिटी बेसिस. हाँ जी, एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है, पैराक्रिजोल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है और फिनॉल है. जल्दी बताओ. जल्दी बताओ, जल्दी. जल्दी बताओ. एसिड स्ट्रेंथ के लिए मैंने हमेशा बताया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. हमेशा ये वाली बात कही है. यानी कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी. और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के लिए हमारे को कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है. कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है जो बनता है. ठीक है. तो पैराक्रिजोल, आधे लोगों को तो क्रिजोल ही नहीं पता होगा क्रिजोल क्या होता है. तो एग्जाम में कॉमन नेम्स में भी पूछा जा सकता है, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड. ओके. ये है पैराक्रिजोल. पैरानाइट्रोफिनॉल. पैरानाइट्रोफिनॉल होगा इस तरीके. और एक तरफ है सिंपल फिनॉल. ये है एक तरफ सिंपल फिनॉल. As I already mentioned, we have to see the stability of conjugate base. So in order to draw the conjugate base, we will eliminate H from it. H यहाँ से निकाला, H यहाँ से निकाला, H यहाँ से निकाला. अब H निकालेंगे तो ना नेगेटिव साइन तो आएगा ही आएगा इस तरीके से. अब ये हमारे आयंस बन गए. दिस इज नॉट ए कार्बन एंड आयन, बट इट दीज आर नेगेटिवली चार्ज आयंस. ओके. अब नेगेटिव चार्ज के लिए CH3 ग्रुप क्या लगाएगा? CH3 ग्रुप यहाँ से प्लस आई लगाएगा. NO2 ग्रुप यहाँ से माइनस आई लगाएगा. एंड ये न्यूट्रल है, नीदर प्लस साइन नीदर प्लस साइन नॉट माइनस साइन. ठीक है. तो स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी बताओ. ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, उसे और ज्यादा नेगेटिव में और ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, प्लस आई से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है रिंग के अंदर. तो ये क्या कर रहा है? रिंग को डिस्टेबलाइज कर रहा है. डिस्टेबलाइज करेगा, इसका मतलब क्या है? इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी. इसकी लोएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये वीक कर रहा है इसे प्लस आई लगा के, और ये न्यूट्रल बना हुआ है, तो ये सेकंड नंबर पर हो जाएगा. यानी अगर मैं इसे फर्स्ट कर दूं, इसे मैं सेकंड बोल दूं और इसे मैं थर्ड बोल दूं, तो पहला ये फर्स्ट हो गया, देन उसके बाद थर्ड हो गया क्योंकि न्यूट्रल बना है, और लास्ट में आ जाएगा सेकंड. सेकंड क्यों लास्ट में आ जाएगा? सबसे ज्यादा इसकी इसलिए होगी क्योंकि माइनस आई से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, NO2 खींच रहा है.
तो इसे स्टेबलाइज़ करेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच के, ठीक है? तो ऑर्डर यही हो जाएगा, पहले आएगा आपका लोएस्ट ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंक्रीजिंग, ये होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है? ओके, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। दिस वाज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर वाज़ नथिंग डिफिकल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन convert propane to all to 2-methyl propane to all। वैसे तो आई हैव टेकन अ स्पेसिफिक लेक्चर फॉर कन्वर्जंस, whoever has not watched that lecture, please see the 2025 revision playlist and you will find a 1 hour lecture on conversions। प्लीज उसे देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो तो। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कन्वर्जंस के कराए हुए हैं, प्लीज उसे देख लेना, मिस मत करना। मैंने सारी चीजें कराई हुई हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें एरो बेस्ड क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस, केमिकल टेस्ट, नेम रिएक्शंस और थियरी रिवीजन, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट। उसके बाद आपके सीएफ की क्वेश्चन सब कुछ कराए हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, सब कुछ का लिंक दे रखा है, प्लीज देख लेना, मिस मत करना, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें लाइटली मत लेना, पेपर मेरे वाले बताने में से ही आना है, प्लीज इसे रिस्क मत लेना, इसे कर लेना। मैं अगेन एंड अगेन आई एम वार्निंग यू, अदरवाइज यू वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन टू क्राई। देखो, बताओ जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। प्रोपेन टू ऑल टू 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ जी, अच्छा मैं हिंट दूं, हिंट है इसमें, इसमें ग्रेनाड रिएजेंट यूज होगा क्योंकि हमें सिंगल 1 डिग्री से सब्स्टिट्यूएंट लगाना है 2 मिथाइल। तो ग्रेनाड में 2 मिथाइल के लिए ग्रेनाड के अंदर CH3 MgBr यूज होगा रिएक्शन के अंदर, क्योंकि हमें 2 मिथाइल लगाना है यानी एक CH3 ही लगाना है, तो इसलिए CH3 MgBr से रिएक्शन होगी। अब बताओ कहाँ होगी, कैसे होगी, वो सब आप बताओ। कौन सी रिएक्शन होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, वो आप बताओ। मैंने इतना बता दिया कि ग्रेनाड से रिएक्शन होनी है इसके। देखो मैं बताता हूँ, प्रोपेन टू ऑल है। अब इससे दोबारा से ऑयल बना, तो जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन तो कार्बोनिल की होती है, लेकिन ये तो कार्बोनिल नहीं है। तो कार्बोनिल बना लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। किससे कर देंगे ऑक्सीडेशन? डाइक्रोमेट से कर दो, K2Cr2O7 और H2SO4, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट से करते हैं, कर दो इससे रिएक्शन। तो क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में और सेकेंडरी हो जाएगा कीटोन में। ये हो गया, ये बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन किससे कर दो? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, यानी इसके अंदर 4 कार्बन, यानी मेरे को CH3 MgBr लेना पड़ेगा। CH3 MgBr मैंने ले लिया, तो CH3 MgBr के संग क्या होगा? बताओ, किस तरीके से अटैक होगा? अटैक बताया हुआ है मैंने किस तरीके से होता है। ये पार्ट इसमें नेगेटिव है और ये वाला पार्ट इसके अंदर पॉजिटिव है। ये नेगेटिव वाला पार्ट रिएक्शन करेगा कार्बोनिल सेंटर पे। ये इस तरीके से यहाँ अटैक करेगा कार्बोनिल पे और ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा। फिर क्या होगा रिएक्शन के अंदर? CH3CO, अब O नेगेटिव है और MgBr पॉजिटिव है, तो MgBr के संग ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक CH3 तो था ही और एक CH3 और नया आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस रिएक्शन में वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करने से क्या होता है, वाटर ऐड करने से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर वाटर ऐड करूंगा H प्लस H2O यानी एसिडिक वर्कअप करूंगा इसके अंदर, तो क्या होगा, CH3 3, ये तो CH3, ये तो ऐसे ही बना रहेगा CH3, और ये जो यहाँ है, यहाँ बॉन्ड की क्लीवेज हो जाएगी इस तरीके से, इस तरीके। तो ये O जो है H के संग बाइंड हो जाएगा, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल प्लस Mg जो है एक तरफ उसके Br लगा हुआ था, एक तरफ ये अपने साथ OH लगा के चला जाएगा, क्योंकि H2O जो है उसका H तो यहाँ आ गया और OH यहाँ आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है H2O की जगह D2O दे दे, तो D2O से आपको बताना चाहिए कि एक D तो यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा O के साथ, और एक D जो है वो OD में आ जाएगा, Mg के साथ लग जाएगा। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है, तो बेटर बी केयरफुल इन द एग्जाम। पहले आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन की रीजियो सिलेक्टिविटी क्या है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी, इतना हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो आगे क्वेश्चन देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड एथीन। ये रिएक्शन अराउंड 8 to 9 टाइम्स आई है इन द लास्ट 10 to 15, in the last 15 years। 8 से 9 बार ये पूछी गई है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैकेनिज्म जो है काफी पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी है, कुछ ही के मैकेनिज्म सिलेबस में है जिसमें ये भी है। एसिड डिहाइड्रेशन करना है इथेनॉल को, सबसे पहले तो इथेनॉल हो गया हमारे पास, सबसे पहले तो इथेनॉल हो गया हमारे पास। ठीक है। एसिड डिहाइड्रेशन करने का मतलब है एसिड में डिहाइड्रेशन करना है, यानी डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना है और इथीन बनाना है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये इथीन एल्कीन देता है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, स्टेप वन एग्जाम में लिखना है। स्टेप वन होता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन प्रोटोनेशन में क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो H के साथ यहाँ अटैक करेगा, इससे क्या होगा, प्रोटोनेटेड स्पीशीज बनेगी। और ये स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप है ये, और रिवर्सिबल है। ये वाली बातें याद रखना जितनी बता रहा हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सोनियम है, इथाइल ऑक्सोनियम है। ये स्टेप वन। स्टेप टू यहाँ चलेगा। स्टेप टू में क्या होगा, ये एक स्लो स्टेप होगा और इसके अंदर क्या होगा, CH3 CH2 ये बॉन्ड निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बन जाएगा स्टेप टू में क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये होगा एक स्लो स्टेप, जो भी हमारा RDS रहेगा, ये है स्टेप टू। और ये निकलने के बाद बना देगा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी।
प्लस H2O। ये था स्टेप 2। ये है स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होगा? अब है स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? अब बीटा एलिमिनेशन होगा इसके, या बीटा एलिमिनेशन क्या, छोड़ो, इसके अंदर एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा बस। तीसरा स्टेप में प्रोटॉन निकल जाएगा। किस तरीके से होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इस तरीके से होगा। CH और CH2 पॉजिटिव है। ये कुछ नहीं होगा, ये जो होगा ये बॉन्ड ये यहाँ चला जाएगा इस तरीके। तो ये जो है वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्योंकि बॉन्ड लूज किया है इसने तो प्लस H। ये बन गई हमारी E3। और ये H प्लस जो आ गया रीजनरेट हो गया, ये रिएक्शन में आगे फिर से दोबारा से पार्टिसिपेट कर लेगा। ये था हमारा स्टेप नंबर, ठीक है। ये था इसका मैकेनिज्म। स्टेप नंबर 1। अब आपको साथ में लिखना भी है इसके, ऐसा नहीं है लिखना नहीं है, इसके साथ में लिखना भी है। जस्ट मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना तो पड़ेगा थ्योरी में, क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखें। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अपने आगे की कार्रवाई करते हैं। देखो आगे देखो नेक्स्ट। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल से, एक्सप्लेन। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है। अब ये मत कहना कि ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ऐसा नहीं है। ये रिंग जो है वो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो ये नहीं है जो ऊपर बनाएंगे वही ऑर्थो होगी, ऐसा नहीं होता। खाली रिंग में कहीं भी कर दो वही ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है ऑर्थोमेथॉक्सी से, बताओ क्यों? बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ जल्दी। अगेन एसिडिक के लिए वही स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसका अगर बेस निकाले तो वही फिनॉक्साइड आयन, इसका बेस निकाले फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर NO2 है, NO2 जो है यहाँ क्या पे ये माइनस आई लगाएगा तो स्टेबलाइज करेगा माइनस आई से, जबकि OCH3 जो है वो प्लस आई लगा के डिस्टेबलाइज करेगा। प्लस आई से डिस्टेबलाइज लगेगा, प्लस आई लगाएगा OCH3 जिससे ये डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। डिस्टेबलाइज करेगा जबकि ये स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। उसके साथ एक और रीजन बताऊं, एक और रीजन सुन लो। OH है और NO2 है, ये आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा। ये O और ये H ये आपस में जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
जिसकी वजह से ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है? पर बेसिक रीज़न यही है कि माइनस आई लगाता है, माइनस आई से स्टेबल हो जाता है, जबकि ये प्लस आई से डिस्टेबलाइज़ कर देता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Anisole on reaction with HI gives phenol and CH3I as main products and not iodobenzene as CH3। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। This question has high chances to come in exam and in one form or the other. So better be careful in the exam not to commit this mistake and learn the concept from the day one only. So what is given is action of anisole on reaction with HI. Anisole. So anisole is this. This on reaction with HI. When anisole is reacting with HI, it has two products which can be formed. One is when O reacts with H and CH3 reacts with I. O is reacting with H and CH3 goes with I. One is this. So what will be formed? Phenol plus CH3I. And one pathway is when when the bond gets cleaved like this and benzene reacts with I and CH3O reacts with H. So one reaction is like this. कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे आयोडोबेंजीन हो जाए और बचा हुआ क्या है CH3O, उसके संग ये वाला H लग जाए। एक ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और ये पॉसिबिलिटी नंबर 2 है। एग्जामिनर कह रहा है कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? जल्दी बताओ ऐसा क्यों? जल्दी जल्दी बताओ। इसके 2 आंसर्स हैं, जल्दी जल्दी बताओ। एक भी बता दोगे तो मैं सही मान लूंगा। हाँ जी, देखो पहला रीजन तो आता है हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस। यानी यहाँ इसके अंदर क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन इट विद डिफरेंट कलर। इसके अंदर पहला रीजन आता है क्योंकि ये आयोडीन, ये इसका जो आरडीएस है रिएक्शन का, आरडीएस यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो गवर्न करता है अटैक ऑफ आई नेगेटिव। एच आई है ना, तो आई नेगेटिव ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उस पर डिपेंड करता है। या तो ये यहाँ अटैक करे आई नेगेटिव और जो है वो यहाँ जुड़ जाए और CH3 के संग जुड़ जाए और इसको हटा दे, OH बना दे इसे। या फिर यहाँ अटैक करे और यहाँ जुड़ जाए और CH3OH बना दे। 2 साइड है अटैक करने की। एक साइड है CH3 वाली, एक साइड है C6H5 वाली। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है ये SN2 पाथवे से जाती है और SN2 पाथवे से जाने की वजह से ये लेस हिंड्रेंस प्रेफर करती है और लेस हिंड्रेंस प्रेफर करने की वजह से ये प्रेफर करती है, आई चाहता है चिपकना CH3 से, क्योंकि यहाँ पे उसे हिंड्रेंस कम मिलेगी। जबकि अगर वो C6H5 के संग जाएगा तो यहाँ ये बड़ा है, इसकी वजह से इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये प्रेफर नहीं करता। पहला रीज़न तो ये है, SN2 से जाता है और SN2 लेस हिंड्रेंस को माँगती है, जो CH3I में उसे मिल रही है। सेकंड रीज़न और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना, सी और ओ के बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्यों? क्योंकि अगर ये बॉन्ड को ब्रेक किया गया तो जो केटायन बनेगा वो बनेगा ये इस तरीके का, ये केटायन बनेगा, ये केटायन। ये केटायन आप अपने आप में ही बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये केटायन प्रेफर नहीं होता है, ये वाला केटायन प्रेफर होता है। ठीक है? समझ में आई कि नहीं आई?
ये जो बॉन्ड है ओ और सी के और ओ के बीच में, इसके अंदर ये बॉन्ड डिफिकल्ट है ब्रेक करने के लिए क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर है। रेजोनेंस के अंदर है, इस वजह से इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है और बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो कार्बोकेटायन बनेगा ये, जो कि काफ़ी अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता है, इसलिए ये प्रेफ़र नहीं करते हैं हम कि ये पॉज़िटिव और आई नेगेटिव मिलके दोनों मिलके बॉन्ड्स बना लें। ये बॉन्ड प्रेफर नहीं होता क्योंकि ये अनस्टेबल है। पर अगर CH3 पॉज़िटिव होगा और I नेगेटिव होगा, हाँ, ये आपस में मिलके बॉन्ड बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि CH3 O और CH3 का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ना ईज़ी है कंपैरेटिवली, और ये तोड़ेंगे तो O के संग नेगेटिव आएगा, CH3 के संग पॉज़िटिव आएगा और CH3 नेगेटिव I नेगेटिव के संग मिलके बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों का आपस में बॉन्ड बन जाएगा और इसका बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा और ये जो है वो इसके संग मिल जाएगा और फिनॉल बना। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। In this reaction, there are two factors which govern the product formation. First one is steric hindrance. The reaction goes by SN2 pathway, due to which it prefers the less hindered site, which between methyl and benzyl and C6H5 any phenyl group is methyl. So it prefers to attack the methyl site and form CH3I. Second reason क्या होगा? Second reason is the bond between oxygen and carbon in phenyl ring is comparatively difficult to break as it is involved in resonance as compared to the bond between O and CH3. So uh, as the carbocation formed will be the phenyl of that of phenyl, which is unstable. Hence, the reaction prefers the to cleave from CH3 site and give product as CH3I and not iodobenzene. कुल मिला के बस इतना ही बोला है कि पहले वाले में SN2 पाथवे से जाती है, जिस वजह से लेसेंडर साइट प्रेफर करी जो कि CH3I थी। सेकंड रीजन था कि अगर हम लोगों ने साइट नंबर 2 प्रेफर करी, मैं इनको नंबर कर देता हूँ। अगर हमने साइट नंबर 2 प्रेफर करी, ये है 1 वाली साइट, ये है 2 वाली साइट। अगर हमने साइट नंबर 2 प्रेफर करी तो यहाँ पे बॉन्ड डिफिकल्ट है ब्रेक करना क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि अनस्टेबल होता है। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी अनस्टेबल होगा। इस वजह से हम लोग प्रेफ़र करते हैं साइट नंबर 2 को। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत ही ब्रीफ में, मतलब ब्रीफ में नहीं, बहुत ही डिटेल में बताया है। इसको एक-एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई भी दुःख दर्द समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को लेके, है ना? आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को लेके। आई होप दिस इज़ क्लियर। वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़रा मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, तो कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है। लेट मी सी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इथेनॉल टू प्रोपेन-टू-ऑल है CH3 CH2OH। एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल में बनाना है, तो इसमें मैंने आपको बोला था कि ग्रिग्नार्ड का तो काम आएगा ही आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगेन 2 से 3 का बनाना है अल्कोहल, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा वो CH3 MgBr ही रहेगा। एक ही कार्बन बढ़ाना है। तो बेसिकली आप ये भी याद रख सकते हो कि ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन तब रोल में आती है जब हमें कार्बन एटम्स इंक्रीज़ करने होते हैं चेन के। अब एक अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में बनाने के लिए मैंने अभी-अभी बताया था आपको कि पहले इसे हमें कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करना पड़ेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करना है हमें, तो यहाँ पर हम K2Cr2O7 नहीं ले सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस अल्कोहल को डायरेक्टली वो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम लेंगे यहाँ पे पीसीसी, यानी पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट लेंगे। आप जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो, कॉलिन्स रिएजेंट भी ले सकते हो। ठीक है?
पीसीसी लेंगे तो पीसीसी किस में कन्वर्ट कर देगा इसे, CH3 CHO में कन्वर्ट कर देगा इसे। ये बन गया हमारा क्या, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन, अब मैं दोबारा से मैकेनिज्म नहीं दिखाऊंगा, मैंने पिछली वाली रिएक्शन में मैकेनिज्म दिखा दिया इसका। CH3 MgBr बनेगा और CH3 excuse me, apologies, actually my throat is not, I am suffering from sore throat, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है मेरा, apologies for the same। तो इससे बनेगा हमारा CH3 C प्रोपेन टू ऑल है ना, CH, हाँ सही तो कर रहा हूँ मैं, CHOH और CH, ये हो गया हमारा प्रोपेन टू ऑल। कार्बन चेन भी बढ़ गई और सेकंड पर अल्कोहल भी आ गया। मैकेनिज्म ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि हमने इस टाइप का किया हुआ था, तो मैं अब दोबारा से नहीं करूंगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, CH3MgBH फॉलोड बाय H+H2। इस तरीके से लिख देते हैं, पहला ब्रैकेट में पहले में ऊपर और दूसरे में ये। एग्जाम में ऐसे करोगे तो मार्क्स कट जाएगा, आपको ढंग से दिखाना है, मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। लेट मी ड्रिंक वाटर है ना, लेट मी ड्रिंक वाटर, वेट फॉर अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर। Yes, sorry. Next, moving on to the next question. Biphenol undergoes electrophilic substitution more easily than benzene. This is again a very important question. Mark it as important. वैसे तो each and every question which we are doing in this session is very important, because we are doing it in the end moment where every single question matters। जो भी यहाँ हो रहा है, हर एक क्वेश्चन जो भी इस समय हो रहा है वो मजाक नहीं चल रहा है, और पहले भी कोई भी क्वेश्चन मजाक नहीं चल रहा था, इसलिए जो भी क्वेश्चन अभी भी हो रहा है वो मजाक नहीं है, वो सच में ही इम्पोर्टेंट। तो इसलिए प्लीज सिचुएशन को सीरियसली लेना और अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। Phenol undergoes electrophilic substitution more easily than benzene. Please anyone explain. जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो इसे। जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करो, कौन कर रहा है एक्सप्लेन। Phenol undergoes the electrophilic substitution more easily than benzene. कौन एक्सप्लेन कर रहा है, प्लीज एक्सप्लेन करो, ट्राई तो करो, फिनॉल के बारे में है, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। इजी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सपोज करो कोई भी एक एक्स स्पीशीज है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक में होता क्या है, कुछ कंडीशंस दी होती हैं, और ये Y है, ये Y नेगेटिव भी हो सकता है, Y न्यूट्रल भी हो सकता है। ये यहाँ अटैक करता है और इस पर अटैक करता है, और ये जो होता है X एज अ लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाता है इस तरीके से। तो रिएक्शन जब खत्म हो जाती है तो RY बन जाता है और X नेगेटिव बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे। अब एक दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जो स्पीशीज है वो खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी और इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक होगी। यानी अब ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने आप में
काम करेगी न्यूक्लियोफाइल का और ये अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे। ये अपने आप अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पर, यानी ये इस तरीके से जाएगा। यहाँ पे एक वो बनेगी, एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसमें इस तरीके से स्टेट बन जाती है। इनकमिंग वाला H है और ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरीके से लगते हैं, फिर ये यहाँ आ जाता है और ये जो बॉन्ड है वो निकल जाता है इस तरीके से। तो ये जो स्पीशीज़ है वो इस तरीके से नया फॉर्म ले लेती है। ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल है बस, इसमें कुछ भी H को कुछ भी मानने की, हाइड्रोजन वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे H की जगह A लिख देता हूँ और आसान रहेगा। ठीक है? इसके अंदर ये ए लगा हुआ था, ए लगा हुआ था। अब कोई कहेगा 4 से 5 हो गए तो मतलब मैं यहाँ 6 ही लिख देता हूँ। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल था, इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी। ओके? इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाली चीज़, तो इलेक्ट्रॉन रिच वाली चीज़ यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगी। ओके? इस तरीके से होता है ये रिएक्शन। अब फिनॉल में पूछ रहा है कि फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा ईज़िली क्यों देता है? फिनॉल इसलिए देता है, एक तरफ हमारा बेंज़ीन है, एक तरफ हमारा फिनॉल है। ये बेंज़ीन है, ये फिनॉल है। ये जो होता है, ये रिंग के अंदर ये देता है प्लस एम दिखाता है ये। प्लस एम दिखाने की वजह से ये रेजोनेंस अंडरगो करता है। रेजोनेंस अंडरगो करने की वजह से ये रिंग में जाता है और ये रिंग के अंदर जाता है तो लोन पेयर जो होते हैं ऑक्सीजन के वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और क्योंकि OH अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हें दे रहा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं बेंज़ीन से। बेंज़ीन में तो वैसे के वैसे ही हैं। इसमें क्या हो रहा है, OH अपनी दे रहा है इन लोगों को। तो OH के देने की वजह से क्या हो रहा है, OH के देने की वजह से डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है। तो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? इट इज़ बिकॉज़ in the case of phenol, the electrons, the lone pair of electrons donated by the oxygen atom to the ring makes it possible for the delocalization of electrons to take place, due to which the ring becomes electron rich, due to which the ring participates in resonance and become electron rich as compared to that of benzene. Hence, phenol has greater electron density, hence it acts as a better nucleophile and undergoes electrophilic substitution more easily than benzene. इस तरीके से ये पूरा जो आंसर है वो फ्रेम किया जाए। ठीक है? अगर आपने सुन लिया तो वेल एंड गुड, नहीं सुन पाए हो तो मैं लिखूँगा नहीं, आप पॉज़ करके रिवाइंड करके तो आज वो लिख सकते हो। अब इतना टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, फिनॉल, इथेनॉल, वाटर। इससे मैं पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कर। आप अभी भी पढ़ के नंबर ला सकते हो। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बस अपने आप पे विश्वास रखना, खुद पे विश्वास रखना, ओपन रहना, कुछ भी हाइड मत करना और जितना बताया जाए उतना करते रहना। आपके नंबर आने से कोई नहीं रोकता, ये मेरी गारंटी है। बस अपने आप से ऑनेस्ट रहना, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, ना अपने आप को, ना मुझे, ना किसी और को। क्योंकि आपके नंबरों से आपको ही फ़र्क पड़ेगा, किसी और को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपके नंबर आए, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आए, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओनली यू एंड ओनली यू एट द एंड, रिमेंबर दिस। एंड अगर आपने ठान लिया, तो यू कैन मूव द माउंटेन्स, ओके? तो विद दिस
वी स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीज इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपने जो बोला वो आपके लिए आ रहा है, बस आपके पास पढ़ने का काम है, वो करिए। एसिडिटी का ऑर्डर लगाना है, फिनॉल, इथेनॉल, वाटर। तो देखो फिनॉल है, मैं इनके कॉन्जुगेट बेस लिख देता हूँ। इथेनॉल है, वाटर है। देखो ओ नेगेटिव जो है उसमें कोई भी चीज जो ये जो होता है C6H5, ये प्लस आई लगाता है। CH3CH2 ये भी प्लस आई लगाएगा, और OH नेगेटिव शांत बैठा रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ। अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या होगा? मैंने आपको इतना भी बता दिया कि क्या लगाते हैं ये, अब मेरे को ये इतना बता दो कि इसका ऑर्डर क्या होगा। जल्दी बताओ। देखो ये जो है ये प्लस आई लगाता है। प्लस आई लगाने की वजह से अगर मैं इसे 1 कहूँ, इसे मैं 2 कहूँ, इसे मैं थर्ड कहता हूँ। तो यहाँ पे ये थर्ड जो ये जो सेकंड है, ये तो सबसे पीछे हो गया। अब OH नेगेटिव है, यहाँ पे ये डिस्टेबलाइज नहीं कर रहा ओ नेगेटिव को, तो ये यहाँ पे थर्ड हो गया। ठीक है। अब देखो, अब इसकी पोजीशन क्या होगी? कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है कि C6H5 है, प्लस आई लगा रहा है, ये भी डिस्टेबलाइज कर। पर मैंने आपको हमेशा से स्टेबिलिटी की कंडीशन बताई हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिसिटी। एज़ोमेटिसिटी के बाद देखते हैं हम मीज़ोमेरिक, फिर देखते हैं हम रेजोनेंस, फिर देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव। ये कंडीशन होती है हमारी किसकी? ये कंडीशन होती है हमारी स्टेबिलिटी बताने की। सबसे पहले एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सब में। उसके बाद हम मीजोमेरिक चेक करते हैं, मीजोमेरिक के बाद रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। ये ऑर्डर होता है हम लोग, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है। ठीक है। अगर इस ऑर्डर के ऑफ प्रेफरेंस से हम जाएं तो C6H5 ओ नेगेटिव के अंदर क्या होगा? C6H5 ओ नेगेटिव के अंदर हमारा प्लस आई भी लग रहा है, और C6H5 क्योंकि हमारा फिनॉल है, तो फिनॉल के अंदर हमारा मीजोमेरिक भी लगता है। मीजोमेरिक लगने की वजह से क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन हो जाता है, इनका रेजोनेंस में पार्ट कर लेते हैं, ये लिखते हैं पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। रेजोनेंस में पार्ट लेने की वजह से डीलोकलाइजेशन हो जाता है, और डीलोकलाइजेशन होने की वजह से क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पे प्लस एम डोमिनेट कर लेता है प्लस आई, और प्लस एम के डोमिनेट करने की वजह से क्या होता है? प्लस एम अगर डोमिनेट करेगा, अगर रेजोनेंस होगी, अगर तो स्टेबिलिटी आएगी, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी 1। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी 1 की, यानी सबसे कम होगी इसकी इथेनॉल की, देन वाटर, और देन उसके बाद आएगा फिनॉल। फिनॉल क्यों? बिकॉज़ इन द केस ऑफ फिनॉल द lone pair of oxygen uh, undergoes resonance with the ring, due to which there is delocalization of electrons. Hence, the ring achieves stability. Therefore, it has more. Therefore, its conjugate base will be the most stable among all the three. Hence, its acidity will also be the highest. इस तरीके से आप रीजन भी बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Why preparation of ethers from secondary or tertiary alcohols by acidic dehydration not a suitable method? ये बताना। ईथर्स की प्रिपरेशन हम लोग करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस से, जिसके अंदर हम लोग लेते हैं हमारा कंपाउंड और उसकी रिएक्शन कराते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। पता ही होगा ईथर की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में एल्काइल हैलाइड होता है और NaOR होता है और इसकी रिएक्शन हो जाती है तो हमारा बन जाता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये होती है। अब वो कह रहा है इसके अंदर हम लोग सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल क्यों नहीं यूज करते, ये पूछ रहा है। बताओ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्यों नहीं यूज करते। ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात हो गई। एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम लोग अल्कोहल होता है और अल्कोहल की अगर हम 443 केल्विन में रिएक्शन कर देते हैं H2SO4 से तो एल्कीन बन जाता है। लेकिन अगर हम 413 केल्विन पर 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं और हमारी एसिडिक कंडीशन होती है H+, तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन हो जाता है CH3, CH2 और OH2 पॉजिटिव इस तरीके से एंड देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आता है और हमारा इससे ईथर बन जाता है। ये आपको पता ही होगी ये वाली रिएक्शन। एक बार लिख देता हूँ रिएक्शन को। ये आपको ये वाली रिएक्शन बताई होगी 413 केल्विन पर होती है। ये इस तरीके से होता है। अगर मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊँ तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। CH3 CH2 O C2H CH2 CH3। अगर ये करना है, अगर ये छोड़ूँ मैकेनिज्म छोड़ूँ तो इस तरीके से समझ लो। इस तरीके से ये निकल जाता है इसमें से -H2। तो इस तरीके से रिएक्शन बन जाती है। अब इस रिएक्शन के अंदर वो पूछ रहा है कि अगर ये टाइप की रिएक्शन है तो इसके अंदर तो ये क्या होगा H प्लस है, H प्लस यानी H2SO4 है तो H2SO4 से क्या होगा प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद वो बोल रहा है कि हम लोग इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स क्यों नहीं यूज कर सकते। बताओ किसी के पास आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मार्क कर लेना। वो इसलिए है क्योंकि रिएक्शन जो है वो 413 केल्विन पर हो रही है और यहाँ हमारा H2 निकल के ईथर बन आ गया। लेकिन H कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन एल्कीन भी तो बना देती है, क्योंकि जो ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो SN2 पाथवे से जाती है। SN2 पाथवे की वजह से ये हिंड्रेंस कम प्रेफर करती है और अगर हिंड्रेंस कम रहेगी प्राइमरी अल्कोहल होगा। SN2 पाथवे है, इसी वजह से अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो प्राइमरी अल्कोहल में तो 2 कंबाइन होके ये जो है वो ईथर बन जाएगा। अगर इस रिएक्शन ने प्रोटोनेशन के बाद अगर इसने सेकंड डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल लिए तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, H2O तो निकलेगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन होके यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी रादर देन ईथर। So अगर पूछे why preparation of ether from secondary or tertiary alcohol is not a suitable method, it is because in this reaction when the two molecules of alcohol react in presence of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin. In the case of primary alcohol, on after protonation, it undergoes substitution to give an ether. But if we take secondary or tertiary alcohol, then these alcohols on protonation and on these alcohols on
protonation undergoes elimination rather than substitution as the reaction follows SN2 pathways, so least hindered path is preferred and it undergoes elimination to give alkene rather than ether. इस तरीके से आप आंसर फॉर्म कर सकते हो, मैंने एक रफ में बता दिया है, फिर में आप इसे लिख सकते हो इस तरीके से। 3 पॉइंट इसमें बताने हैं, एक तो SN2 पाथवे, सेकंड चीज बतानी है कि लीस्ट एंड्रेस प्रेफर होती है, और तीसरा बताना है कि सेकेंडरी और टर्शियरी क्योंकि हिंडर्ड होते हैं तो इसलिए ये एलिमिनेशन वो कर लेते हैं रादर देन सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके का आपका आंसर होना चाहिए। की पॉइंट्स के नंबर होते हैं, बकवास के नंबर नहीं होते, की पॉइंट्स देखे जाते हैं उसमें। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक हमारा एबीसीडी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज इसे सॉल्व करें। एबीसीडी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, एबीसी जो है 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स है, साइक्लिक नहीं है यानी चेन नहीं है, वो रिंग नहीं है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के जिसका फॉर्मूला C4H8O है। देखो C4H8O है, ए और सी पॉजिटिव टॉलरेंस दे देते हैं। अब C4H8O है क्योंकि ये रिंग नहीं है, तो यानी ये स्ट्रेट चेन होगी, और स्ट्रेट चेन के अंदर अगर कार्बन अगर O लगा है तो ये C डबल बॉन्ड O होगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, तो C डबल बॉन्ड O इस तरीके का होगा ये। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O होगा। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, तो सपोज करो या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है। और कोई दिमाग में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो और नहीं हो सकता। अगर ओ को यहाँ लगाएंगे, ये डबल बॉन्ड को यहाँ लगाएंगे तो बात एक ही हो जाएगी। ये पहला आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है, और ये तीसरा आइसोमर है, तीन ही बन सकते हैं इसके। ए और सी तो पॉजिटिव फेलिंग्स टॉलरेंस देते, पॉजिटिव टॉलरेंस देते हैं, यानी टॉलरेंस दे रहे हैं, यानी वो एल्डिहाइड है, तो और सी तो एल्डिहाइड है, तो यानी ए और सी एल्डिहाइड है। ठीक है, ए और सी जो है वो एल्डिहाइड है, क्योंकि वो टॉलरेंस दे रहे हैं। बी आइसोमर जो है वो टॉलरेंस नहीं देता, यानी ये है हमारा बी, और इन दोनों में से ए और सी है। ठीक है, ये दोनों टॉलरेंस देंगे, और ये बी वाला तो ये है, क्यों? क्योंकि ये टॉलरेंस नहीं दे रहा है, टॉलरेंस जो है वो कीटोन नहीं देते, एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है जी, इन दोनों में से कोई ए और सी है, बट बी आइसोमर गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सही बात है, देखो ये सी है, मिथाइल कीटोन देते हैं आइडोफॉर्म, और ये मिथाइल कीटोन है, देखो CH3CO ग्रुप है, CH3CO ग्रुप जहां होता है वो मिथाइल कीटोन होता है, और वो जो होता है वो आइडोफॉर्म देता है, तो बी तो कंफर्म हो गया कि बी क्या है। बी तो अब कंफर्म करने की कोई बात रही ही नहीं, मतलब दो तरफा राय ही नहीं है, बी तो यही है। अब नेक्स्ट बोल रहा है वो, बी तो हमारे को पता चल गया क्या है। ए और बी जो होते हैं रिडक्शन में जिंक अमलगम HCl से सेम प्रोडक्ट डी देते हैं। जिंक अमलगम HCl जो होता है वो क्लेमेंसन रिडक्शन होती है, और इससे एल्केन मिल जाता है। तो अगर इसकी जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन हो गई तो ये क्या देगा? ये देगा CH3CH3H CH3, ये दे देगा। ठीक है, ये दे देगा, बताना जरा। बताओ बताओ बताओ, कोई गलती हो रही है क्या?
नहीं, मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन में गलत पढ़ा। ए और बी जो है वो सेम प्रोडक्ट दे रहा है। तो ए और बी सॉरी, ए और सी नहीं, ए और बी। हाँ, ये देखो थर्ड से तो ये आ रहा है, अगर इसको देखें तो इससे क्या आएगा रिडक्शन करने के बाद ये CH3 ये आएगा, ब्यूटेन बनेगा और इसकी रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा 2 भी ब्यूटेन बनेगा। यानी ये जो है वो भी ब्यूटेन दे रहा है, ये भी ब्यूटेन दे रहा है। तो ये तो बी हो गया, यानी ये जो होगा वो पक्का ए होगा। यानी ए जो है वो ये है और सी जो है वो बचा हुआ ये जो है वो सी। ठीक है? तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ओके? समझ में आई? सेम प्रोडक्ट डी और डी क्या हो गया? डी ये हो गया ब्यूटेन। डी हो गया ब्यूटेन। ए बी सी डी के स्ट्रक्चर लिखने थे, लिख दिए। ए और बी और सी में से ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तीनों में से एससीएन की तरफ लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? ये बताओ। लीस्ट रिएक्टिव तो भाई एससीएन। एससीएन की तरफ रिएक्टिव का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा? यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक में हमें पता है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से। तो उसने क्या पूछा है? उसने पूछा कम रिएक्टिव कौन होगा? तो ऑब्वियसली कीटोन कम रिएक्टिव होगा और तीनों में से कीटोन कौन सा है? ये कीटोन है। तो यानी कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा? तो ये जो है लीस्ट रिएक्टिव होगा बी। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड की कम होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है कीटोन से। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में वो गवर्न होती है कोई कितना गरीब है। तो एल्डिहाइड में जो है वो एक तरफ H लगा हुआ है, इस वजह से डोनेट करने वाला कोई नहीं है, दूसरी तरफ से डोनेट करने वाला है। लेकिन क्योंकि कीटोन में दोनों तरफ से उसके साथी हैं, दोनों तरफ से घेरा हुआ है, एक तरफ CH3 ने, एक तरफ CH2 CH3 ने, तो दोनों तरफ से डोनेट करने वाले हैं, हेंस रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, हेंस उसके ऊपर अटैक प्रेफरेंशियल नहीं होगा। अटैक होगा कीटोन पर सबसे पहले, देन उसके बाद अटैक होगा जो सॉरी अटैक होगा एल्डिहाइड पर सबसे पहले, देन होगा कीटोन पे। तो अगर मैं इसे रिपीट करूँ तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि सबसे पहले उसने बोला था कि कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये मतलब सी डबल बॉन्ड होगा, उनके अंदर रिंग है नहीं तो उसने बोल दिया स्ट्रेट चेन। फॉर्मूला था, तीनों आइसोमर बनाए हम लोगों ने इससे जो पॉसिबल थे। उसके बाद उसने टॉलेंस का कि टॉलेंस देता है पर बी टॉलेंस नहीं देता। अगर टॉलेंस नहीं देता तो वो कीटोन रहा होगा, तो वो कीटोन ये रहा, तो ये कंफर्म हो गया बी ये है। अब ए और सी में इन दोनों में कन्फ्यूजन था, पर उसने कह दिया कि ए और बी जो है वो सेम प्रोडक्ट डी दे रहे हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट देखा वो तो ये बन रहा था, इसका प्रोडक्ट देखा वो ब्यूटेन बना, इसका प्रोडक्ट देखा वो ब्यूटेन बना। क्योंकि ये बी है तो बचा कुछ ए ही होगा, तो ये वाला ए बन गया तो ये जो रह गया वो सी हो गया। तो ए बी सी आ गए और जो प्रोडक्ट दे रहा था वो डी हो गया, तो डी हो गया हमारा ब्यूटेन। उसके बाद जो है वो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? तो लीस्ट रिएक्टिव कीटोन होते हैं एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। तो ये हमारा जो है ये हो गया हमारा लीस्ट। ये था इसका, मैंने आपको रिपीट भी करके दे दिया। अब ये पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ो और आंसर करो। विजुअल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैसेज पढ़ो और आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। पैसेज कह रहा है कि ऑक्सीडेशन जो होता है अल्कोहल्स का, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनता है विद क्लीवेज ऑफ जो है OH और CH बॉन्ड। इस क्लीवेज और बॉन्ड्स के फॉर्म को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर होता है। या डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन होता है अल्कोहल से। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है इसके बेसिस पर प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में और उसके बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी प्राइमरी अल्कोहल पहले होता है जो है जैसे पीसीसी यूज किया तो एल्डिहाइड में, उसके बाद हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे केमेनोफ वगैरह किया तो ये सीधे क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, इसमें बीच का चक्कर नहीं। ठीक है? और CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में ये भी आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के लिए यूज होता है। ये था हमारा पैसेज। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो करो। ठीक है? इजी सा पैरा था, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करो। ठीक है? ये 4 चॉइसेस हैं, दोनों सही हैं और रीज़न करेक्ट है। दोनों सही है पर रीज़न करेक्ट नहीं है। असर्शन सही है, रीज़न गलत है और असर्शन गलत है, रीज़न सही है। 4 है आंसर। पहला, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन अल्कोहल्स की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होती है।
डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या कैसी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन नहीं है ना। इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल। डाइहाइड्रोजन है ना, H2 लॉस हो रहा है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के अंदर, तो एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ही है ये। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब लॉस लॉस ऑफ हाइड्रोजन होना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कह रहा है कि CH3CH2OH को हम CH3CHO में कन्वर्ट कर देते हैं प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट यानी पीसीसी। पीसीसी से क्या हम इसे अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। पीसीसी यूज़ करेंगे। अगर हमने KMnO4 या Ka2Cr2O7 यूज़ कर लिया तो ये CH3CH2OH से सीधे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पीसीसी से तो बिल्कुल कर सकते हैं। जोन्स रिएजेंट से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलिन्स रिएजेंट से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, पहला असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दे रखा है पीसीसी बेटर रिएजेंट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स के लिए। सेकंड रीज़न कह रहा है कि ये एक अच्छा अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड तक करना हो तो ये एक अच्छा रिएजेंट है, बिल्कुल सही बात है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका अगेन आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं पीसीसी ही यूज़ होता है अल्कोहल से एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए। बाकी दोनों जो स्ट्रॉन्ग वाली है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग वाली यूज़ करेंगे तो सीधे एसिड बन जाएगा। तो ये असर्शन भी ट्रू है और इसका रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है। पीसीसी की जगह एग्ज़ाम में अगर जोन्स रीजन लिखा आ जाए तो भी इसका आंसर ए ही रहेगा, बदलेगा नहीं, दोनों का सेम ही फंक्शन है। ठीक है? बस रिएजेंट का फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर सीएच बॉन्ड नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल ही सही है। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड बन जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन होके कीटोन बन जाता है, जबकि जो टर्शियरी अल्कोहल होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसका बॉन्ड ब्रेक करके वो एल्कीन बन जाता है, उसमें एलिमिनेशन हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक कर जाता है Cu कॉपर और 573 केल्विन पे जो है हीट करने से इसका बॉन्ड ही ब्रेक होके ये एल्कीन बन जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, टर्शियरी अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है उनके पास सीएच बॉन्ड ही नहीं होता ब्रेक करने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक टर्शियरी अल्कोहल है इस तरीके का, तो यहाँ सी और एच के बीच में बॉन्ड ही कहाँ है ब्रेक करने के लिए? बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही सही हैं और अगेन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर दोबारा हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो इसका भी आंसर ए, इससे पहले वाले का भी आंसर ए और इससे पहले वाले का भी आंसर ए। तीनों में बिल्कुल सही बात कही हुई है। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है। वेपर्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की पास कर जाती हैं हीटेड कॉपर से, कॉपर थ्रू हीटेड कॉपर एंड एंड रह गया यहाँ पे एंड एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फॉर्म। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को पास किया जाता है तो एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में एल्डिहाइड और सेकेंडरी में कीटोन फॉर्म करे जाते हैं। सही बात है, प्राइमरी से तो एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, ये तो बताया ही था। एक्चुअली जो हीटेड कॉपर होता है ना 573 केल्विन पे, ये भी जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये जो है प्राइमरी को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ये जो एग्जांपल है ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम हो रहे हैं ना। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये, डिहाइड्रेशन नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये रीजन गलत है, यानी असर्शन ट्रू है, रीजन गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, assertion true and reason is wrong। देखना ऑप्शन नंबर सी क्या था।
देखो, ऑप्शन सी था असर्शन करेक्ट है और रीज़न रॉन्ग है। तो बिल्कुल यही वाली बात हुई लास्ट क्वेश्चन में। असर्शन सही है, लेकिन रीज़न रॉन्ग है। डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है? मेरी तरफ से आज के लिए यही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपको 30 मिनट पहले नोटिफ़िकेशन आ जाया करे लेक्चर का। Thank you very much. Goodbye. Take care. All the best for exam. Study well. And if you have any doubts, you can ask your doubts after the live chat in the comment section, as well as on you can personally message me on Telegram. The doubts are most welcome. Please don't hesitate in asking your doubts. It's your right, and you have every right to exercise your right to ask your doubts. Okay. I hope you enjoyed. आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी, सब कुछ क्लियर रहा होगा, अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो यू कैन आशा करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे पर्सनली अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स से भी करा लीजिए। वी हैव अ टारगेट ऑफ रीचिंग 1K सून, सो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय।